पिछले कुछ समय से मेरी टीम मुझे बात करने को बोल रही है स्ट्रेचिंग के बारे में। बहुत बेसिक सा टॉपिक था, मुझे लगा क्यों बात करनी है, बट आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट द प्रोज द कॉन्स ऑफ स्ट्रेचिंग। फाइनल डिबेट, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बाद तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि स्ट्रेचिंग करनी चाहिए कि नहीं। स्ट्रेचिंग करने से पहले मैं दो वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। एक है मसल टोन और दूसरा वर्ड है स्पैज्म। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी अबाउट स्ट्रेचिंग। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको क्लैरिटी नहीं आ सकती। मसल टोन का मतलब होता है मसल में टेंशन कितना है। कभी भी हमारी मसल्स जो है वो 100% रिलैक्स्ड नहीं होती हैं, उसमें हमेशा कुछ फॉर्म ऑफ टेंशन या फोर्स जो है वो बना रहता है। कि मेरा बाइसेप्स का जो मसल है वो कभी भी फुली रिलैक्स नहीं होगा, उसमें हमेशा कुछ टेंशन रहेगा कि कभी भी अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तो वो टेंशन जो है वो बिल्डअप हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये टेंशन बढ़ता है और ये टेंशन कई फोल्ड्स बढ़ जाता है, जिसको लिए लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये मेरे को होता है ना। शुरू में जब शुरू में बाइसेप्स कर्ल करो तो अगले 2 दिन हाथ ऐसे ही मुड़े रहते हैं, हाथ ऐसे सीधे नहीं हो पाते। फिर आपने कोच को फोन करते हो कि यार मेरे हाथ जो है मुड़ नहीं रहे हैं, मतलब मुड़े रह गए हैं, सीधे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दर्द हो रही है। दैट इज बेसिकली द टेंशन बिल्ड अप इन दैट मसल। यही सेम टेंशन तब भी बिल्डअप होता है जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। रात को तुम गलत सो गए और तुम्हारी गर्दन एक ऐसे पोजीशन में जा रही थी कि तुम्हारी नेक में इंजरी हो सकती है, वहां पर जो प्रोटेक्शन आता है उसे बोलते हैं स्पैज्म। ये होता है प्रोटेक्टिव, ठीक है। ये आता है एक्सरसाइज के बाद, बट ये कैसा होता है, ये होता है प्रोटेक्टिव स्पैज्म, ठीक है। कि आप गलत सो गए या आपने कुछ वेट उठाने की कोशिश करी तो मसल्स ने एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपके जॉइंट को वहीं लॉक कर दिया। बोलते ना यार नेक अटक गई है, यार नेक हिल ही नहीं पा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी जो है एक प्रोटेक्टिव स्पैज्म में चली जाती है। जब ऐसी कोई चीज होती है तो वहां पर आपकी स्ट्रेचिंग हेल्प नहीं करेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, वहां पर जाकर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एक ऐसे इंसान के पास जाना पड़ेगा जो इस मसल को रिलैक्स कर सके, आपकी इंजरी को समझ सके और आपकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हेल्प कर सके। अगर आप सोच रहे हो कि ये टेंशन वही सेम टेंशन है जो जिम में आ रही थी और मैं उसी को आगे लेकर चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें अपना नुकसान कर लूंगा। जो जिम के बाद आपके मसल में टेंशन बिल्डअप हो रही है उसे बोलते हैं मसल टेंशन। ऑन अ नॉर्मल डे आप कितना रिसर्च उठा के देख लो, कुछ बोलेंगे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कुछ बोलेंगे नहीं करनी चाहिए। डेटा जो है बहुत फ्रैगमेंटेड है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हमेशा ये रहता है कि मसल टेंशन बढ़ रही है, पर मसल टेंशन को कम करने का स्ट्रेचिंग एक तरीका नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत तरीके से, बहुत रनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटा सा एक रन कर लेते हैं, टेंशन रिलीज हो जाती है। लो इंटेंसिटी वॉक कर लेते हैं, टेंशन रिलीज हो जाती है। इवन वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो है, चाहे वो हाइड्रोजन आयंस हैं जो मसल एसिडिटी करते हैं। मसल एसिडिटी क्या मतलब कि जब हाइड्रोजन आयंस मसल में जमा होते हैं, ठीक है, तो आपका जब एसिटाइल कोलिन आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये हाइड्रोजन आयंस मसल एसिडिटी इतनी हो जाती है कि वो आपके टिश्यूज को डैमेज कर देती है। तो ये ना हो इसके लिए तुम्हारी मसल और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। जैसे कि तुम्हारे लास्ट रेपिटेशन में होता, तुम पूरी कोशिश कर लेते हो कि मेरा हाथ बेंड कर जाए, वो बेंड नहीं करता क्योंकि हाइड्रोजन आयंस का बिल्डअप इतना हो जाता है कि अब अगर इससे ज्यादा हुआ तो मसल एसिडिटी होगी, एसिडोसिस होगा और आपकी इंजरी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेचिंग करते ही वो सारा हाइड्रोजन आयंस जो है वो बाहर निकल जाएंगे, उनकी बफरिंग विथ टाइम ही होगी। आप स्ट्रेचिंग के साथ क्या कर रहे हो, आप उस मसल टेंशन को कम कर रहे हो, आप उस मसल टेंशन को डिक्रीज कर रहे हो, आप उसे इंक्रीज नहीं कर रहे। उस मसल टेंशन का लॉन्ग टर्म में नुकसान क्या होता है?
लॉन्ग टर्म में नुकसान ये होता है कि जब मसल टेंशन कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है, आपका रिलैक्सेशन फेज नहीं आता, तो वो फिर आपके पोस्चर पे दिखने लग जाता है कि अगर हैमस्ट्रिंग टाइट होती है तो आपका सारा लोड जो है वो लोअर बैक पे आने लगता है, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट जो है वो उस तरीके से प्लान होने लग जाते हैं, आपकी जो पेल्विस है वो टिल्ट करने लगती है। ठीक है, अगर आपकी लोअर बॉडी की, आपकी कोर की मसल्स में बैलेंस नहीं है तो आपका बॉडी जो है वो टिल्ट करेगा, कहीं लॉर्डोसिस हो जाएगा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ, कहीं फ्लैट बैक हो जाएगा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ, कहीं ना कहीं वो टेंशन लॉन्ग टर्म में जो बिल्डअप हुआ उसकी वजह से हुआ, वो एक दिन के वर्कआउट की वजह से नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में जो मसल टेंशन बिल्डअप हुआ था और आपने स्ट्रेच नहीं किया था उसकी वजह से हुआ। तो इसीलिए आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है वो मोबिलिटी वर्क भी करते हैं, जहां पर जॉइंट का जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है मैं वहां तक जाता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। अगर मेरा नॉर्मल जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन यहीं तक है तो मेरा यही है, मुझे जबरदस्ती उसे खींच के यहां तक लेके नहीं आना, मेरा रेंज ऑफ मोशन यहीं तक है, मैं यहीं तक स्ट्रेच करूंगा, मैं यहीं तक होल्ड करूंगा, मुझे इससे ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए सबसे बेस्ट जो स्ट्रेचिंग होती है वो सेल्फ स्ट्रेचिंग होती है कि आपको पता है कि मेरा हाथ कितनी ऊपर तक जा सकता है, मेरी बैक कितनी नीचे तक जा सकती है, मेरी स्पाइन कितना फ्लेक्स कर सकती है, ये सारी चीजें मुझे पता है। इसलिए सेल्फ स्ट्रेचिंग जो है हमेशा बेस्ट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की सबसे अच्छी एज क्या होती है? जब बच्चा छोटा होता है। आज आप और मैं सोचेंगे हम स्प्लिट कर लें, हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए, नहीं होगा। लिगामेंट टेयर होंगे, मसल टेयर होगा, टेंडन्स टेयर होंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल होता है, वो तब हो सकती है जब बच्चा ग्रो कर रहा है। इसलिए अच्छे जिम्नास्ट वो होते हैं जो बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ा लेते हैं। बट एक टाइम आने के बाद आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिट हो जाती है, आप उससे ज्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते। बट इस टेंशन को रिलीव करना बहुत जरूरी है। डेटा पढ़ो तो सारा पढ़ो, डेटा कभी भी आधा मत पढ़ो कि मैंने जो अपनी मतलब की चीज थी वो तो बढ़ा दी, पर जो दूसरी साइड की स्टोरी है वो मैं नहीं बताता। मैं ये नहीं बताता कि मसल टेंशन जो है वो किस तरीके से तुम्हारे पोस्चर को इंपैक्ट करती है, वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म में अगर तुम लेकर चलते हो इसको तो कैसे तुम्हारा पोस्चर खराब करती है, जॉइंट जो है उस पे फोर्सेस लेकर आती है, आपकी एक मसल को स्ट्रांग करती है, एक साइड को वीक कर देती है। जैसे कि आपने बॉडी बिल्डर्स के केस में बहुत बार देखा होगा, ज्यादा पुशिंग करने की वजह से, इंटरनल रोटेटर्स बहुत टाइट होने की वजह से उनका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का हो जाता है। आजकल तो बहुत मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं, बट उनका कुछ प्रेजेंटेशन इस तरीके का हो जाता है। तो ये भी जरूरी है कि आप इस टेंशन को रिलीव जरूर करें। मैं फिर बोल रहा हूं, इससे तुम ज्यादा वेट नहीं उठा पाओगे, इससे लैक्टेट क्लियरिंग और ये सब नहीं होगा, हाइड्रोजन आयंस अपने टाइम से ही क्लियर अप होंगे, बफरिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये सिर्फ क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में जो तुम्हारी टेंशन बिल्डअप हो के पोस्चर खराब होता, ये उसको बचाने में हेल्प करने वाला है। तो वंस अ वीक अगर आप एक मोबिलिटी वर्कआउट कर लेते हैं, एक मोबिलिटी ड्रिल्स कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन जो है वो रिलीव करने में हेल्प करता है, जॉइंट्स पे मोबिलिटी बनी रहती है। अब ये आपकी चॉइस है कि हर सेशन के बाद आप करना चाहते हैं या वीक में एक दिन आपने मोबिलिटी का एक दिन बना दिया, उस दिन आपने सारे जॉइंट्स को मोबाइल किया, उसकी मोबिलिटी चेक करी, उस पे अपनी मोबिलिटीज को होल्ड किया और उस मसल टेंशन को, उस रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने की कोशिश करी। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा।